Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice close test for upcoming examinations. तो आज हम 2 close test की प्रैक्टिस करेंगे. ये आपके upcoming एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा. So let's start. Close test 1. एक बार आप रीड कर लीजिए इसे. फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा. तो ब्लैंक्स अटेम्प्ट कीजिए. सेकंड, थर्ड, एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा ब्लैंक्स. हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. क्लोज टेस्ट. Can you dash a deaf woman writing stories about a war? क्या आप सोच सकते हो कि जो एक डेफ वुमन है जिनको सुनाई नहीं देता उस वार के बारे में, युद्ध के बारे में स्टोरीज लिख रही हैं. वेल, लोरा रेडन शेरिंग डिड दिस. लोरा रेडन शेरिंग ने ये किया था. मतलब डेफ वुमन होते हुए उनको सुनाई नहीं देता था, इसलिए उन्होंने वॉर के बारे में स्टोरीज लिखी थी. ठीक है, ये कहा गया यहाँ पे. तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? कैन यू डैश अ डेफ वुमन writing stories about a war? Malign, create, conjure, imagine. Malign का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना. ठीक है, तो malign तो नहीं होगा कि आप डेफ वुमन को क्रिटिसाइज करोगे जो वॉर के बारे में स्टोरीज लिख रही है, ऐसा तो नहीं कहा गया यहाँ पे. तो malign नहीं होगा. कैन यू क्रिएट थोड़ी करोगे डेफ वुमन के जो स्टोरीज लिखे वॉर के बारे में, ये भी नहीं होगा. कंज्योर या इमेजिन? आंसर हो जाएगा इमेजिन. इमेजिन कि आप कल्पना कर सकते हो. ये जो एक डेफ वुमेन है जिनको सुनाई नहीं देता कि वो स्टार वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में स्टोरीज लिख रही है. फिर आगे कहा गया लोरा रेटन शेरिंग ने ये किया था, डिड दिस. मोreover शी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरी. इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दैट, मोreover का यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एडिशन में कहना हो. तो इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ वॉर के बारे में स्टोरीज लिखी थी, उसके अतिरिक्त शी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरीज. वो विदेश में भी स्टोरीज लिखने के लिए गई थी. शी वॉज वेरी इल व्हेन शी वॉज 11 years old. तो उनकी तबीयत खराब थी जब वो 11 साल की थी. बिकॉज ऑफ दिस शी लॉस्ट हर डैश. शी वेंट टू मिसोरी स्कूल फॉर द डेफ. डेफ के स्कूल में वो गई थी. ठीक है, जहाँ वो बच्चे होते थे जिन्हें सुनाई नहीं देता, डेफ होते थे. So she was very ill when she was 11 years old. Because of this she lost her dash. उन्हें अपना क्या खो दिया? Hearing, suffering, enduring, inspiring. डेफ थी, उनको सुनाई नहीं देता था, तो she lost her hearing. तो उनकी सुनने की शक्ति थी वो उन्होंने खो दी थी. She lost her hearing. सफरिंग तो सफ़र करना हो गया. एंडोरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना. और एंडोरिंग मतलब परमानेंट भी होता है. ठीक है, और इंस्पायरिंग तो जो इंस्पायरिंग हो, मोटिवेटिंग हो. तो आंसर यहाँ पे हेयरिंग हो जाएगा. Laura was 19 years old when she went to work for a newspaper. 19 साल में वो एक न्यूज़पेपर के लिए काम करने गई. She wrote about people, places and art. लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, कला के बारे में लिखा करती थी. In 1859, तो 1859 की बात है. Most women were just wives and dash. They did not work outside the home. तो उस समय महिलाएं सिर्फ घर में रहती थी, घर से बाहर काम नहीं किया करती थी. अदरवाइज देयर हस्बैंड्स वुड बी एंग्री, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को ये पसंद नहीं था. सो यहाँ पे क्या आएगा? इन 1859 मोस्ट वुमेन, ज़्यादातर महिलाएं क्या हुआ करती थी? वाइफ्स और डैश. फिर लिखा है दे डिडंट वर्क आउटसाइड द होम्स. तो वाइफ्स एंड आर्टिस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो घर से बाहर तो काम किया नहीं करती थी. वाइफ्स एंड राइटर्स भी नहीं होगा.
वाइफ्स एंड टीचर्स भी नहीं, घर से बाहर काम नहीं करती थी, तो वाइफ्स एंड मदर्स, वो घर में ही रहती थी, या तो वाइफ हुआ करती थी या मदर्स। उस टाइम वो वाइफ्स और मदर्स हुआ करती थी, घर से बाहर काम नहीं करती थी, अदरवाइज तेरे हस्बैंड्स वुड भी एंग्री, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को ये पसंद नहीं था। ड्यू टू दिस फीलिंग्स लॉरा यूज्ड अ डैश नेम व्हेन शी रॉट हर स्टोरीज। तो इस फीलिंग की वजह से, कि उस समय महिलाएं काम नहीं किया करती थी बाहर, इस फीलिंग की वजह से लॉरा ने एक डैश नेम यूज किया व्हेन शी रॉट हर स्टोरीज। वुमेन्स नेम, चिल्ड्रंस नेम, एडल्ट्स नेम, मेंस नेम, कौन सा नाम यूज किया होगा? वुमेन को तो उस टाइम बाहर काम करना अलाउड ही नहीं था, वुमेन्स नेम नहीं होगा। चिल्ड्रन, एडल्ट, मैंस, अगर अभी कंफ्यूजन है तो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, शी कॉल्ड हर सेल्फ हॉवर्ड क्लिंटन। ठीक है, ये नाम रखा था उन्होंने अपना, हॉवर्ड क्लिंटन। शी थॉट that unless she used a masculine name, masculine name मेल का नाम यूज किया तो आंसर हो जाएगा मेंस। she used a man's name, एक मेल नेम का उन्होंने यूज किया था when she wrote her stories. She called herself Howard Glendon. She thought that unless he used a masculine name, उनको लगा कि जब तक वो masculine name का यूज नहीं करेंगी, people would be dash, since they didn't think that women should write for न्यूज़पेपर्स, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था उस समय कि वुमेन को न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं लिखना चाहिए। सो पीपल वुड बी डैश इन्फेंटाइल, वर्सेटाइल, हॉस्टाइल, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब तो हो गया नॉट प्रोडक्टिव, जो उपजाऊ ना हो, तो ये तो नहीं है। इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल का मतलब होता है चाइल्डिश, चाइल्ड की तरह चाइल्डिश, इमेच्योर, ये भी नहीं होगा। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, लाइक ही इज अ वर्सेटाइल सिंगर, जो अलग अलग तरह के गाने गा सकता है, मल्टी टैलेंटेड होता है वर्सेटाइल। तो हॉस्टाइल हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वो एक मैस्कुलिन नेम यूज़ नहीं करती, एक पुरुष का नाम यूज़ नहीं करती, तो लोग हॉस्टाइल हो जाएंगे। हॉस्टाइल का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो एक मैस्कुलिन नेम यूज़ ना करे, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था दैट वुमेन शुड नॉट राइट फॉर, सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि वुमेन को न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो पीपल वुड बी हॉस्टाइल, इसलिए उन्होंने मैस्कुलिन नेम का यूज़ किया था। आंसर हॉस्टाइल हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का इमेजिन, बाकी हमने देख लिया थे। मीनिंग में लाइन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, डिफेम करना, निंदा करना या बदनाम करना किसी को। और कंज्यूर का मतलब होता है इन्वोक, आवाहन करना, आवाहन करना। ठीक है, एंड्योरिंग का मतलब है ड्यूरेबल, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग। और एक एंड्योरिंग का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ऐसा वो उसका ये मतलब भी है। मदर्स, वाइफ्स एंड मदर्स, मोस्टली women वर वाइफ्स एंड मदर्स दैट टाइम। यहाँ पे मैंस हो जाएगा, she used a man's name। एंड लास्ट था हॉस्टाइल, अगर वो एक मैस्कुलिन नेम यूज नहीं करती तो पीपल वुड बी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स नॉट अनफ्रेंडली, मतलब लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वर्सटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, और इन्फेंटाइल मीन चाइल्डिश, इमेच्योर। ठीक है, तो इजी था ये टेस्ट, आपने अच्छा स्कोर किया हो। चलिए आगे देखते हैं, अगर नहीं भी स्कोर किया तो इम्प्रूव हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक क्लोज टेस्ट रीड कीजिए। ब्लैंक अटेम्प्ट करो, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
क्या हम डिस्कस कर लेते हैं क्लस्टर्स। Coca-Cola is to become the new sponsor of the London Eye after Dash a deal to replace France's EDF Energy। तो कोका कोला नया स्पॉन्सर बनने वाला है लंदन आई का आफ्टर डैश अ डील टू रिप्लेस, क्योंकि उसने रिप्लेस कर दिया है फ्रांस ईडीएफ एनर्जी को। ठीक है, सो आफ्टर डैश अ डील क्या आंसर होगा? असॉर्टिंग अ डील, असॉर्टिंग मतलब होता है क्लासीफाई करना किसी चीज़ को अलग अलग टाइप में बांटना। एनक्लोजिंग कुछ अटैच करना, क्लोज करना, क्लियरिंग सफाई करना, या फिर साइनिंग। क्या आना चाहिए? डील क्या की होगी उन्होंने? डील को साइन किया होगा, डील साइन की होगी तो आफ्टर साइनिंग अ डील। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब तो क्लासीफाई एंड क्लोज, अटैच क्लोज, क्लियरिंग क्लियर करना, साफ सफाई करना, तो आफ्टर साइनिंग अ डील, डील साइन करने के बाद। द capital giant Ferris wheel has been a dash tourist attraction since it was introduced in 2000। कैपिटल जाइंट एक डैश टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है, ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में। लीडिंग, सस्पेक्टेबल, सपोर्टिव, मैंडेटरी। टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसा होगा? मैंडेटरी मतलब तो कंपलसरी है, कंपलसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन थोड़ी होगा। या सपोर्टिव, कोई सपोर्ट थोड़ी कर रहा है टूरिस्ट अट्रैक्शन। आंसर हो जाएगा लीडिंग। फेरिस व्हील एक लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है, इसने टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है 2000 में। तो लीडिंग मतलब टॉप का टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है, ये तो आंसर लीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। It was previous when it was dashed as the Millennium Wheel. The capital's giant Ferris wheel has been a leading tourist attraction since it was introduced in 2000 when it was dashed as Millennium Wheel। क्या आएगा यहाँ पे? When it was based, when it was inscribed, published, non। बेस्ड के साथ हम preposition on यूज करते हैं, बेस्ड ऑन दैट, ये किसी पे आधारित होना, बेस्ड होना। तो मिलेनियम व्हील में बेस्ड नहीं है, वैसे भी बेस्ड के साथ ऑन प्रपोजिशन आएगा तो ये नहीं होगा। इंस्क्राइब का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न लिखा हुआ या फिर खोदा हुआ। रिटर्न और एंग्रेव्ड, रिटर्न एंग्रेव्ड का मतलब खोदा हुआ, लिखा हुआ उसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड। सो व्हेन इट वाज डैश एज द मिलेनियम व्हील, मिलेनियम व्हील से इनक्रेव किया गया था, लिखा गया था। यस, ये या फिर व्हेन इट वाज पब्लिश्ड एज मिलेनियम व्हील और नोन एज मिलेनियम व्हील। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेरिस व्हील तो था, वो इंक्लूडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन था, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता था जब से उसे इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में। व्हेन इट वाज डैश एज मिलेनियम व्हील, जब उसे मिलेनियम व्हील के नाम से जाना जाता था। पब्लिश का मतलब तो होता है पब्लिश करना, छापना। उसे छापा नहीं कहता मिलेनियम व्हील से, या लिखा या खोदा थोड़ी क्या था, जाना जाता था। व्हेन इट वाज नोन एज मिलेनियम व्हील, मिलेनियम व्हील के नाम से वो जाना जाता था। इट वाज प्रीवियसली dashed by British Airways before becoming the EDF Energy London Eye in 2011। It was previously dashed by British Airways before becoming the EDF Energy London Eye in 2011। Sponsored, refused, kept, authenticated। यहाँ पे क्या लिखा है? कोका कोला जो है न्यू स्पॉन्सर है लंदन आई का, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रीवियसली पहले इसे ब्रिटिश एयरवेज ने डैश किया गया था जब वो लंदन आई बनने से पहले 2011 में। तो अब उसे कोका कोला स्पॉन्सर कर रही है, तो पहले ब्रिटिश एयरवेज क्या करता होगा? स्पॉन्सर करता होगा। अब कोका कोला स्पॉन्सर करिए, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तो आंसर हो जाएगा स्पॉन्सर। पहले ब्रिटिश एयरवेज स्पॉन्सर किया करती थी और अब कोका कोला स्पॉन्सर कर रही है लंदन आई को।